संघ शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव में हाल में चुनाव का माहौल है। जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर पालिका चुनाव होने जा रहा है और 8 तारीख को दोनों जिले में वोटिंग होने वाला है। जोरों से सभी पार्टियां अपना अपना पक्ष मतदारों के सामने रख रही है। सबसे अहम बात यह है कि विकास शांति के साथ होना चाहिए। किसी भी प्रदेश का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक उस एरिया में कानून व्यवस्था ठीक हो और शांति प्रिवेलिंग हो। चुनाव हर 5 साल में आता जाता रहता है। नेताओं के चाहिए कि वो शालीनता से पब्लिक के सामने जाए। उन्होंने जो पिछले सालों में जो काम किए हैं, जो विकास का काम किया हो और भी कोई बात विशिष्ट रूप से की हो तो लोगों के समक्ष उनको रखना चाहिए। राजनीति में मैं समझता हूँ, ये मेरी खुद की विचारधारा है, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा में मतभेद ज़रूर होता है, लेकिन यहाँ की जो राजनीति है, खास करके दादरा नगर हवेली की, उसमें राजनीति का पूरा जो मीनिंग है, उसकी जो परिभाषा है, उसको पूरी तरह से बदल दी है। मैं पिछले 35 साल से इस प्रदेश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हूँ। पहला चुनाव लड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था 1985 में। उसके बाद हमने ये भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सबसे पुरानी संस्था थी वरिष्ठ पंचायत, उसका मैं अध्यक्ष बना। उसी समय से आपके जो हाल के जो सांसद हैं वो भी हमारे सानिध्य में राजनीति सीखते गए। उनको पहला चुनाव हमने लड़ाने की कोशिश की और बालदेवी और आमली से 1985 में पंचायत के वार्ड में उनका एक नामांकन भरा गया, लेकिन उनका जो 25 साल की आयु में कुछ दिन कम होते हुए उनका नामांकन रिजेक्ट हो गया। उसके बाद लगातार वो हमारे साथ रहते थे। उनको हमने विद्यार्थियों के लिए कुछ अच्छा काम करने के लिए एक विद्यार्थी संघ बना के दिया। उसके बाद यहाँ जो उद्योग चल रहे थे उसमें हमारे मजदूरों की कई समस्या थी, तो हमने सोचा कि मजदूरों की समस्या का निराकरण के लिए उद्योग और लेबर के बीच में ऐसा संकलन हो। उसी उद्देश्य के साथ हमने 1/5/1987 में एक बड़ी मजदूर रैली बनाई और रैली में हाल के सांसद को हमने मजदूर यूनियन का अध्यक्ष बनाया। लेकिन बड़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, जब से उनको हमने लेबर यूनियन का अध्यक्ष बनाया, उनकी पूरी विचारधारा ही बदल गई। मजदूरों का उपयोग निजी स्वार्थ के लिए करने लगे। अगर उनकी अपेक्षा पूरी नहीं होती थी उद्योग में तो मजदूरों को बहका के कहीं फैक्ट्रियाँ बंद की जाती थी। उसके बाद उनका जो हेतु था सिद्ध हो जाता था। अगर उद्योगपति बैग लेके उनके घर में चले जाते थे, उसके बाद उनको बोला जाता कि आप चालू हो जाओ। मतलब हमारा जो मकसद था कि मजदूरों के वेलफेयर के लिए हमें यूनियन को काम करना चाहिए, वह सिद्ध हम नहीं कर पाए। उसी का उपयोग करते हुए 1989 में 1989 में वो पहला चुनाव लड़े, जिसमें भरपूर मजदूरों का उपयोग किया गया और वो अपक्ष MP के तौर पे चुन के आ गए। उसके बाद तो उन्होंने जो इस प्रदेश की हालत की है, आप सब भली भांति जानते हैं। सिर्फ गुंडागिर्दी, सिर्फ दादागिरी, हफ्ताखोरी, इसके सिवा उन्होंने कुछ नहीं किया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ आपको। 20 सितंबर 1992 को हमारी एक यहाँ होटल हुआ करती थी, वंदना टूरिस्ट होटल। उसमें हम कुछ मुद्दे को लेके बैठे थे और जैसे ही हम डिनर लेके बाहर निकल रहे थे, कई गाड़ियाँ सामने आ गई। उसमें खुद लीड लेके ऊपर होटल में आते हुए हमारे पे हमला कराया, हमारी हत्या की पूरी कोशिश की गई। हमें इतनी इंजरी हुई थी कि हमें खरिया हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। उसके बाद मेरी फरियाद लेने के बजाय हमारी फरियाद पुलिस ने नहीं ली। हमें वापी में हमारे भाई ने फरियाद वहाँ दाखिल करवाई, FIR, और उसी के सामने उन्होंने हमारे पे एक एट्रोसिटी का गुनाह लगवाया, एक किडनैपिंग की फरियाद की, जो कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके हरीले चार्जशीट भी कर लिया और कोर्ट ने हमें बाइज्जत बरी भी कर दिया। हमारी जो फरियाद है उसके लिए पुलिस ने रिकॉर्ड में चार्जशीटेड केस बता दिया, बट इट हैज़ नेवर रीच टू द कोर्ट। उसके लिए हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ा। हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद ये पूरा जो इन्वेस्टिगेशन था उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया और ये केस अभी पेंडिंग ट्रायल पड़ा है।
कोर्ट के अंदर। उनका मकसद पूरा नहीं हुआ हमारी हत्या करने का। तो 1996 में पार्लियामेंट चुनाव में एक मर्डर हो गया और पूरी जनता जानती है कि चुनाव को जीतने के लिए वैसे लोग क्या क्या कर सकते हैं। उसी में हमें निर्दोष होते हुए भी हत्या के जो एफआईआर थी उसमें हमारा नाम दाखिल कर दिया। भगवान का शुक्र, उसमें भी कोर्ट ने हमें बाइज्जत बरी किया, जिसके लिए वो कह रहे हैं आज कि हम हत्या के आरोपी है। मुझे लगता है उनको लीगल कोई नॉलेज नहीं है, किसी वकील को पूछ के स्टेटमेंट देना चाहिए, वो भी पूछेंगे। हालांकि उनके ऊपर करीब 8 केस रजिस्टर हुए थे। 8 केस का हमारे पास डिटेल है, कितने कितने एफआईआर हुए थे, लेकिन अपना सत्ता का उपयोग करके कहीं में उन्होंने समरी फाइल करवा दी, किसी विटनेस को दबा के उनसे स्टेटमेंट करा के वो सब उन्होंने सेटल कर दिया। नहीं, जब लास्ट चुनाव था, पार्लियामेंट का चुनाव था, उन दिनों में लोगों में जाके उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी थी। उनका ये स्वभाव रहा है, पिछले 20 सालों में उन्होंने लोगों को भ्रमित करने का ही काम किया है। अगर सही मायने में कोई संसद सभ्य इस प्रदेश का विकास करना चाहता है, छोटा सा प्रदेश है, क्या नहीं कर सकते। उन्होंने सब वादे किए, कभी ये नहीं सोचा कि हमारे प्रदेश का विकास हो, हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले, उद्योग में वृद्धि हो। ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति की। किस तरह से धन बनाना है, अपनी समृद्धि बढ़ाना है, उसके सिवा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। पिछले चुनाव में आप सब जानते हैं, उन्होंने बोला था कि वो रिवर डेवलपमेंट का जो नोटिफिकेशन आ रहा था, रोड चौड़ी करने का, मैं रिवर डेवलपमेंट नहीं होने दूंगा। खिलौनी नाके पे जो रोड वाइडनिंग में दुकानें तोड़ी जा रही थी, जैसे भी मैं चुन के आऊँगा तुरंत वापस बनवा दूंगा। ऐसे कई वादे उन्होंने किए। अभी वापस वो निकल पड़े हैं, नए नए सपने दिखाने के लोगों, सबको हथेली में चांद दिखाना उनकी फितरत है। वही काम किया उन्होंने 20 साल में। अगर आपने 20 साल तक प्रदेश की सेवा की, जिसमें वो 20 साल तक वो सांसद थे, 20 साल तक जिला पंचायत भी उनके पास थी, 10 साल नगर पालिका भी थी, क्या किया उन्होंने? और कितने एक व्यक्ति को विकास करने के लिए वक्त चाहिए? उनको बताना चाहिए लोगों को कि आपने 20 साल में, जबकि पूरी सत्ता आपके पास थी, आपने क्या किया था। वो नहीं बता पाए। 1985 से वो हमारे साथ थे 89 तक, उनको हमने काफ़ी सपोर्ट किया। हमें लगा कि एक अच्छा लड़का है, इस प्रदेश की राजनीति में अपना निष्ठापूर्वक कोई अच्छा रोल निभा पाएंगे और लोगों को न्याय देने के लिए वो काबिल हमें दिखते थे। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने किया, जैसे बिहार के लालू है, हमारे यहाँ के लालू ने जो किया है वो सबके सामने है। अभी हमने देखा वो अपने आप को 60 टर्म के एमपी गिना रहे हैं। इंद्रधनुष के 7 रंग है ना, उतनी पार्टियां बदली है उन्होंने। अभी वो इंद्रधनुष के बाण को लेके आ गए। अरे बिहार के अंदर तो लालू और नीतीश एक थे, तो अभी लालू नीतीश जी के पास वापस चले गए। सब लोग ये सोचेंगे कि इनकी निष्ठा कहाँ है। अभी उन्होंने वो तीर का निशान लेके चुनाव लड़ने आ गए हैं। अगर हार जाएंगे तो वापस निकल जाएंगे वहाँ से। उनका यही काम रहा है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए कोई भी पार्टी बदलेंगे, कहीं भी जाएंगे। ठीक है, ये छोटा सा प्रदेश है, अगर आपको लगता है कि मैं ये पार्टी में जाने से इस प्रदेश का विकास कर सकता हूँ, कोई भी लोग अलग अलग पार्टी में जाए, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए, अपने स्वार्थ को परिपूर्ण करने के लिए ये सब किया है। नहीं, जब हम कैंपेनिंग में निकलते हैं तो कई लोगों ने हमें कहा कि जो सामने वाली पार्टी है, यहाँ के जो लालू है, वो जाके लोगों को ये कहते हैं कि यहाँ की जो नगर पालिका थी उसने हाउस टैक्स बहुत बढ़ा दिया। मैं आपके चैनल के द्वारा और आपके द्वारा एक क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। 17 दिसंबर 2019 में नगर पालिका की एक सामान्य बैठक हुई थी, उसकी मिनट्स भी आपको मैं दे दूँगा। उसमें खुद सांसद प्रेजेंट थे और उन्होंने एक भी शब्द टैक्स के बारे में वहाँ नहीं कहा है। और सर्वसम्मति से उनके 4 दूसरे काउंसिलर भी थी, उन्हीं की हाजिरी में यहाँ का हाउस टैक्स फाइनल किया गया था। मैं व्यक्तिगत रूप से यह मानता हूँ कि जो टैक्स लगा है ज़्यादा है, उसे हमें रिव्यू करना चाहिए। हम लास्ट मीटिंग के बाद हम बैठ के इसको रिव्यू करने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से हम लोग नहीं मिल पाए। और मैं आपके द्वारा लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ
नगर पालिका हमारी आ रही है, उसके बाद नगर पालिका में इस मुद्दे को भी हम रिव्यू करेंगे और टैक्स घटाने का काम करेंगे। बिल्कुल, एक वक्त ऐसा था, आपको बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ एक प्रशासक हुआ करते थे रमेश चंद्र करके। रमेश चंद्र ने इनको बोला कि यहाँ मैं प्रशासक हूँ और यहाँ शांतिपूर्ण माहौल होना चाहिए, आपकी कोई दादागिरी नहीं चलेगी, ये खंडनी खोरी, फिरौती, रंगदारी ये बंद करो। उसी को लेके उन दोनों में बहस हुई। उसी को चलते हुए एक दिन जब रमेश चंद्र जी सर्किट हाउस में, पुराने सर्किट हाउस जहाँ की अभी मामलतदार ऑफिस चल रही है, वहाँ थे, तो उन्होंने करीब 500 लोगों को बुला के उनका घेराव किया। स्थिति ये हुई, वो मैच्योर आदमी थे, प्रशासक ने सोचा कि मैं अगर कुछ बल का उपयोग करूंगा, कोई निर्दोष की जान चली जाएगी। उसी को चलते वो पीछे गेट से दमन चले गए। यहाँ एक शुगर फैक्ट्री का भी प्रोजेक्ट था। जब डॉक्टर गोपाल सिंह गोवा के गवर्नर हुआ करते थे, ही वॉज ऑल्सो होल्डिंग चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दिस टेरिटरी। उन्होंने साइली के अंदर शुगर फैक्ट्री का खात्मा करने की एक डेट निश्चित की थी। ये मैं कह रहा हूँ आपको 1987 की बात है। वहाँ भी उन्होंने हमारे आदिवासी को भ्रमित करके वहाँ इकट्ठा किया, वहाँ अपोज कराया, और हुआ ये कि हमें जो भूमि पूजन है अपने स्टेडियम ग्राउंड पे करना पड़ा। मेरा कहने का मतलब ये है, ये व्यक्ति कभी कानून को नहीं मानता है, भारत के संविधान को नहीं मानता है, अपने आप को संविधान से ऊपर समझता है। उनकी एक झूठी बात करने की एक विशिष्ट आदत है। अभी जब उन्होंने हाउस टैक्स की बात कही, तो मैं उनको ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये हाउस टैक्स बढ़ा सभी पंचायतों में, जिला पंचायत में, तब जिला पंचायत किसकी थी? आप ही की जिला पंचायत थी ना सांसद जी, क्यों बढ़ने दिया वहाँ? यहाँ ये बात करते हैं कि नगर पालिका ने बढ़ा दी, तो वहाँ क्यों नहीं किया आपने? अब इसको चुनावी मुद्दा लेके बाजार में निकले हैं वापस लोगों को भ्रमित करने के लिए। ये सब बातों का पर्दाफाश होना चाहिए, लोगों तक एक बात जानी चाहिए। जहाँ तक सिलवासा नगर पालिका की बात है, हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो छोटे मकान है, जो कच्चे मकान है, जो एरिया में बहुत छोटे हैं, उनको कंप्लीट हम हाउस टैक्स उनका माफ़ करना चाहते हैं। अगली नगर पालिका हमारी आती है तो उसमें हम ये करने जा रहे हैं। ये सांसद की ये फितरत रही है, वो जाके अपने निजी स्वार्थ के लिए, लोगों को अपनी फेवर के लिए या तो कोई गलत मुद्दा बता देगा, या तो लोगों को दबाने की कोशिश करेगा, उनको मारपीट कराएगा, या तो गलत केस में उसको फंसा देगा। इनकी ये फितरत रही है। उनकी राजनीति की जो परिभाषा है वही इसी को लेके आगे बढ़ती है। पिछले दिनों जब नमो कॉलेज का उद्घाटन हुआ था, तब हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी यहाँ पधारे थे। उस सभा में उन्होंने प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का आभार प्रकट करते हुए कहा था कि ज़िंदगी में पहली बार ऐसा सक्षम प्रशासन हमने देखा है। अभी जो प्रशासन चल रहा है, ऐसा प्रशासन हमने कभी नहीं देखा, और उसी के लिए उनके प्रति उन्होंने आभार प्रकट किया था। कुछ ही दिनों में क्या हो गया, अभी वो प्रशासन क्यों बुरा लगने लगा उनको? ये भी सोचने जैसी बात है। अगर आपके ऊपर कोई आपत्ति शुरू होती है जो आपने गलत किया है, चाहे कोई सरकारी ज़मीन आपने ले ली है, आदिवासी भवन में कुछ गलत किया है, ऐसी कई घटनाएं हैं, उसको उजागर करने की अगर प्रशासन कोशिश करता है तो अभी प्रशासन खराब हो गया। औरों के ऊपर कोई आपत्ति आती है तब तो आप बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बड़ी रैलियां करते हैं, बिना जाने कि इसमें सच्चाई क्या है। अगर अपने आप को 20 साल का सांसद समझते हैं, 60 टर्म का सांसद समझते हैं, तो उतनी तो मैच्योरिटी होनी चाहिए। हमने कभी उनके साथ व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं रही है। आपको पता होगा, उनके घर में जब भी कोई खुशी का प्रसंग हो या कोई दुख का प्रसंग हो, हमने हरदम हमारी राजनीतिक बातें भूल के उनके घर गए हैं। हमने पूरी हमारी ये निष्ठा से हमने कभी ये रखा नहीं है। लेकिन वो तो ये चाहते हैं कि जो भी हमारे राजनीतिक दुश्मन है, जो भी हमारे गलत कामों को उजागर करने की कोशिश करते हैं, उनको पूरी तरह से एलिमिनेट करो, उनको दबा दो, उनसे जो भी करना है उनके जेल में डलवा दो, ताकि मेरे सामने नहीं रहे। उनकी यही राजनीति रही है। पिछले दिनों प्रशासन की नाराज़गी के चलते हुए उन्होंने बड़े ज़ोर शोर से बोला था कि मैं तो राजीनामा दे रहा हूँ। क्या हुआ भाई राजीनामा का? कब रेजिग्नेशन दे रहे? और अभी क्यों घर में बैठ गए? लोगों को न्याय दिलाओ ना। जब हमारे नट्टू पटेल सांसद थे तो बोलते थे मेरा कोई सुनता नहीं, अभी आपका कौन सुनता है? इस बात को लेके जाओ, सच्चाई है तो आप लड़ो ना, क्यों नहीं लड़ रहे? लेकिन सब ये भ्रमित करने की उनकी आदत है।
और उसी से उन्होंने इतने दिनों की राजनीति चलाई। सिंपल सी बात आप समझो, वो अपने आप को बोलता है कि मैं 35 साल से राजनीति में। ज़रूर 85 के साथ वो हमारे साथ थे, 89 के बाद वो सांसद बने। 35 साल में और 60 टर्म जब गिनाते हैं तो क्या 35 साल तक एमपी थे क्या? एक टर्म का मतलब क्या होता है? 5 साल ना। उन्होंने तो 20 साल तक ही एमपी थे, ये 7वीं टर्म में तो अभी 1.5 साल हुआ है। तो ये सब भ्रमित करने की बात करते हैं, लेकिन हमारी जनता इतनी भोली नहीं है, वो सब जानती है। और मैं समझता हूँ अगले चुनाव में इसी का नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा जो कर रहे हैं। अगर कोई बात उनके ऊपर आती है तो पब्लिक का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? कानूनी लड़ाई लड़ो ना, कानून में सब प्रावधान है। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं। हम पे भी कई बातें हुई है, हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और सच्चाई हमारे साथ है। पूरे विश्वास और आत्मविश्वास से कहना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल उसमें से साफ है और साफ होकर निकलेंगे कानूनी तौर से। तो आपके द्वारा मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, उनकी फितरत को समझे। आप कई सालों से उनको जानते हैं, वो किस तरह से जब भी चुनाव आता है लोगों में आके भ्रमित करने की बात करते। कई मुद्दे ऐसे पड़े हैं, जैसे वो 4-6 का मुद्दा है। उन्होंने लास्ट टाइम बोला था कि जी लोगों ने ज़मीन लेके घर बनाया है, 1 गुंठा 2 गुंठा में मैं उनको रेगुलर करवा दूंगा। कराया कभी? आज तक उनके कार्यकाल में एक सरकारी कॉलेज जानबूझ के उन्होंने नहीं आने दी, जबकि पूरे देश के अंदर हर ज़िले में सरकारी कॉलेज थी। हमारे बच्चे जो स्कूल से पढ़ के निकलते हैं उनको उच्च शिक्षा लेने का अधिकार है, लेकिन उन्होंने कभी उनकी मदद नहीं की। खुद की कॉलेज बनाई, खुद की कॉलेज में क्या क्या वो भी पूरा गांव जानता है। हर ईंट में किसी का ना किसी का खून पसीना है। और ये जब हम सच बात कहते हैं तो उनको कष्ट क्यों होता है? उनको क्लैरिफाई करना चाहिए। एक बात और बताना चाहता हूँ, एक वक्त ऐसा था उनके सामने लड़ने की कोई हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि छोटे मोटे धंधे वाले हो उनके ऊपर हमला करा देना, उनके धंधे पे कुछ करना, उनके ऊपर गलत केस करना, पूरी पुलिस मशीनरी को जेब में लेके घूमते थे। यहाँ तक 1996-7 में उन्होंने एक जुडिशियल ऑफिसर को भी धमकी दी थी और उसी की बदौलत जुडिशियल ऑफिसर को पुलिस सिक्योरिटी मांगने की ज़रूरत पड़ी थी। क्या हमारी जनता वापस ये शासन लाना चाहती है? मैं तो ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि वापस हमारी प्रजा, हमारी भोली भाली जनता कतई ये भूल न करे वापस उनको सत्ता में लाने की, ताकि वापस ये सिलसिला शुरू हो जाए। इस प्रदेश में जो सबसे बड़ा पद है वो सांसद का पद है। उससे बड़ा पद कौन सा होता है? आपको अगर विकास ही करना है तो पार्लियामेंट में जाओ, जहाँ अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास ठोक के बात करो कि हमारा ये विकास का काम नहीं हो रहा है। कौन नहीं सुनता है? लेकिन अभी क्यों घर में बैठ गए भाई? और वक्त से आगे कोई नहीं जा सकता है, उनको समझना होगा। और सत्य कभी छुपता नहीं है। हमारे पे इतना अत्याचार इस व्यक्ति ने किया है, लेकिन हम सब में से बाहर आए हैं। अंत में आपके द्वारा मैं यही कहना चाहता हूँ हमारी सभी जनता को, कोरोना का वक्त है, अपने परिवार को संभालें, डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहने और जो आपकी जिम्मेदारी है 8 तारीख को अपना मतदान करने की, उसको पूरी तरह से निभाए और शांति से आपका जो कर्तव्य है इसको परिपूर्ण करें और ऐसे लोगों को चुन के लाए जो आपके हित की रक्षा कर सके, जो क्लियर हो, जो क्रिमिनल नहीं हो, करप्ट नहीं हो। ऐसे लोगों को सत्ता में लाके आप आपका कर्तव्य निभाए। इन्हीं शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।